हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, स्पेशली जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट स्कैंडियम से जिंक तक के, वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने स्टेबल रहते हैं उसको हमें पढ़ना है। इस टॉपिक में हम जो ये 3D सीरीज़ के एलिमेंट जो हैलाइड बनाएंगे उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो वो ऑक्साइड बनाएंगे उनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। टेबल 8.5 shows the stable halides of the 3D series of transition metal। यहाँ पर टेबल 8.5 में यानी इस टेबल में जो हमारे ट्रांजिशन मेटल की जो 3D सीरीज़ है स्कैंडियम से जिंक तक की, वो जो स्टेबल हैलाइड बनाते हैं वो यहाँ पर सब दिए गए हैं। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन टाइटेनियम X4 यानी TiX4 टेट्राहेलाइड्स, VF5 एंड CrF6। और इन सब हैलाइड में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है या एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक तो टाइटेनियम X4 यानी TiX4, ये जो टेट्राहेलाइड बना रहे हैं इसमें है। दूसरा VF5 में है और CrF6 में है। इसमें जो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, इसमें वेनेडियम की +5 है और क्रोमियम की CrF6 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये सबसे हाईएस्ट है। The +7 state for manganese is not represented in simple halide, but MnO3F is known. And beyond Mn, no metal has a trihalide except FeX3 and COF3। और जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की, वो हम सिंपल हैलाइड में नहीं देखते। यानी जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +7 तक जा सकती है, लेकिन जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के सिंपल हैलाइड नहीं बनाता। ये आपको याद रखना है। और जो मैग्नीज की अगर हमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है तो वो हम किस में देखेंगे? MnO3F। ये हमारा क्या है? ऑक्सो हैलाइड। सिंपल हैलाइड में यानी मैग्नीज से डायरेक्ट अगर कोई हैलाइड जुड़ जाए, हैलोजन एटम अटैच हो जाए, तो उसमें हम मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देख पाएंगे। अगर हमें मैग्नीज का ऐसा कंपाउंड देखना है जिसमें मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो और उससे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ भी हो, तो हम किस में देखेंगे? मैग्नीज ऑक्सोफ्लोराइड में, MnO3F। इसमें हमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिखाई देगी यहाँ पर। और अगर हम बात करें इसमें ट्रेंड की, तो मैग्नीज के आगे जो भी एलिमेंट हैं, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ FeX3 को छोड़कर और COF3 को छोड़कर कोई भी ट्राई हैलाइड भी नहीं बना पाता। तो आप यहाँ पर ये टेबल देख सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमारा टाइटेनियम है, स्कैंडियम इसमें नहीं दिया गया। सबसे पहले हमारा टाइटेनियम है। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन नंबर इनके दिए गए हैं, +1, +2, +3, +4, +5 और +6। ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर हैं। तो जो हमारा टाइटेनियम होता है वो 3 प्रकार के मेटल हैलाइड बनाता है। पहला TiX2, TiX5, TiX3 और तीसरा है हमारे पास TiX4। TiX2 में जो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 और TiX4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4। इसके आगे कोई भी टाइटेनियम क्या करेगा? यहाँ पर हैलाइड नहीं बनाएगा, क्योंकि हमें पता है टाइटेनियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये +4 तक होती है। उसके बाद जो वेनेडियम है वो इन प्रकार के हैलाइड बनाएगा, VX2, VX3, VX4, VF5। यहाँ पर क्या कर रहा है? वो इस प्रकार के हैलाइड यहाँ पर बना रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे जो ये वेनेडियम अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का हैलाइड बना रहा है, इसमें सिर्फ क्या है? इसमें X नहीं दिया गया, इसमें दिया गया है फ्लोरीन। यानी जो वेनेडियम है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का जो हैलाइड बनाएगा वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनाएगा, बाकी किसी भी हैलोजन के साथ नहीं बनाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर X क्या है? X फ्लोरीन से आयोडीन तक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो वेनेडियम है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन के साथ दिखाता है और किसी हैलोजन के साथ नहीं दिखाता। ऐसे ही अगर हम क्रोमियम की बात करें, CrX2, CrX3, CrX4, CrF5 और CrF6। क्रोमियम जो है X2, X3, X4 यानी +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो हैलाइड हैं वो तो सभी हैलोजन एटम के साथ बनाएगा, लेकिन +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो हैलाइड हैं वो सिर्फ वो फ्लोरीन के साथ बनाएगा।
ये आपको याद रखना है। जो क्रोमियम है वो +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बाकी किसी हैलोजन के एटम के साथ हैलाइड नहीं बनाएगा, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़कर, सिर्फ वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा इन ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखिए अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ तक ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक क्रोमियम में चली गई। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ये कंपाउंड हैं ये घटते चले जाते हैं, डिक्रीज होते चले जाते हैं। यानी जो मैग्नीज है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का MnX2 और +3 में बनाएगा MnF3 और +4 में बनाएगा MnF4। इसमें आप देख सकते हैं जो मैग्नीज है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बाकी सारे हैलोजन के साथ जुड़ रहा है। +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमने क्या पढ़ा था कि जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, +7 तक, लेकिन मैग्नीज यहाँ पर MnF7 यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड, मेटल फ्लोराइड नहीं बना पा रहा। अब मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड के साथ क्यों नहीं जुड़ता, MnF7 वो क्यों नहीं बनाता, इसका कारण हम पढ़ेंगे जब हम इनकी ऑक्साइड पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा जो मैंगनीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्साइड तो बना लेता है लेकिन फ्लोराइड या हैलाइड नहीं बना पाता। इसका कारण मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। इसी तरीके से आप देखते हैं जो आयरन है वो सिर्फ +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हैलाइड बना रहा है। इसी तरीके से कोबाल्ट भी +2 और +3 में, +3 में कोबाल्ट सिर्फ फ्लोराइड के साथ जुड़ रहा है, फ्लोरीन के साथ। इसी तरीके से जो निकल है वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैलाइड बना रहा है। कॉपर +1 और +2 के बना रहा है। जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैलाइड बना रहा है। जिंक का तो आपको पता ही है, जो जिंक होता है वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होता है। तो इसमें आप ट्रेंड क्या देखते हैं, इसमें आप ट्रेंड देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट के हैलाइड हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो हैलाइड हैं वो टाइटेनियम से क्रोमियम तक बढ़ते हैं, लेकिन क्रोमियम के बाद वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो टाइटेनियम से क्रोमियम तक बढ़ते हैं। क्रोमियम के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते चले जाते हैं। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे तो ये हैलाइड भी बढ़ते चले जाएंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के। उसके बाद यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें डिक्रीज होते चले जाएंगे, तो जो हमारे हैलाइड हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के वो भी डिक्रीज होते चले जाएंगे। देखिए इसने +4 तक दिखाया, इसने +5 तक, इसने +6 तक, उसके बाद डिक्रीज हो गए, ये सिर्फ +4 तक दिखा रहा है, ये +3, ये +3, ये +2, ये +2 और ये भी +2 तक की दिखा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इनमें, फिर क्रोमियम के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते चले जाते हैं, तो इनमें हैलाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होती चली जाती है। ये तो हुआ इनके हैलाइड। अब यहाँ पर ये 3rd लिखा हुआ है, कहीं पर ये 1st लिखा हुआ है और कहीं पर ये 2nd लिखा हुआ है। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब देख लेते हैं। इसमें जहाँ पर सिंपल X लिखा होगा, सिंपल X जैसे कि TiX4 में, सिंपल X का मतलब है कि X की जगह पर फ्लोरीन से आयोडीन तक कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन भी हो सकता है और यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। सिंपल X का मतलब ये है। और जहाँ पर लिखा होगा X फर्स्ट, जैसे कि इसमें X के ऊपर अगर फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब है इसमें फ्लोरीन से ब्रोमीन तक होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन नहीं होगा। यानी FeX3 में आयोडीन इससे नहीं जुड़ पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयोडीन है उसका साइज होता है लार्ज, आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। और जो हमारा Fe है, Fe3 पॉजिटिव, एक तो Fe का साइज पहले से ही स्मॉल, ऊपर से ये Fe3 पॉजिटिव यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिए, जिसके कारण Fe का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। यानी Fe का साइज क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिसके कारण इन दोनों को कंबाइन करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो इनमें Fe3 पॉजिटिव और आयोडीन के बीच में बहुत ज़्यादा साइज का डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? Fe के साथ आयोडीन नहीं जुड़ पाता। ये आपको याद रखना है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन भी कंबाइन हो जाएगा, आयोडीन के साथ वो कंबाइन हो सकता है लेकिन स्टेबिलिटी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरीके से जहाँ पर फर्स्ट लिखा है वहाँ पर आयोडीन नहीं, जहाँ पर 2nd लिखा है X के ऊपर, X के ऊपर 2nd का मतलब है इसमें सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़ेंगे, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ पर नहीं जुड़ेंगे। जैसे कि इसमें कॉपर में
एक्स के ऊपर सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, कॉपर के साथ सिर्फ क्या जुड़ सकते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़ सकते हैं, यानी CuF2 CuCl2। यहाँ पर CuBr2 कंपाउंड नहीं बन सकता +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जहाँ पर एक्स के ऊपर थर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्लोरीन से आयोडीन तक जुड़ेंगे, यहाँ पर फ्लोरीन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर CuX थर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर CuCl3 बन सकता है, CuI3 बन सकता है, CuBr3 बन सकता है, यहाँ पर CuF3 नहीं बन सकता, यहाँ पर फ्लोरीन नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड लिखा हुआ है एक्स के ऊपर, यानी यहाँ पर फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सारे हैलोजन जुड़ सकते हैं इनसे। तो ये देखें हमने इनके हैलाइड्स। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि मैग्नीज के बाद Fe(X3) और COF3 को छोड़कर बाकी इन तीनों के ट्राई हैलाइड भी नहीं बन रहे, ये तीनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड भी नहीं बना पा रहे। द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट is due to either higher lattice energy as in the case of COF3 or higher bond enthalpy terms for the higher covalent compound, for example VF5 and CrF6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लोरीन है, जैसे कि MnF4 में, CrF5 CrF6 में, VF5 में, यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो किस में जुड़ रहा है, वो एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइन हो रहा है। क्योंकि वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट दिखाता है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर फ्लोरीन इससे अटैच हो रहा है वेनेडियम से। क्रोमियम से भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन जुड़ रहा है, मैग्नीज में भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड की क्या जुड़ रहा है, फ्लोरीन जुड़ रहा है। अब यहाँ पर फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों जुड़ रहा है, इसका कारण यहाँ पर दिया गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब फ्लोरीन हैलाइड बनाएगा मेटल के साथ, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा, आयोनिक सॉलिड बनेगा, उसकी एनर्जी, लैटिस एनर्जी हाइयर होगी। लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं, किसी भी आयोनिक सॉलिड को उसके गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। मान लीजिए हमारे पास कोई आयनिक सॉलिड है CrF6, इस आयनिक सॉलिड को इसके आयंस में तोड़ने के लिए, यानी क्रोमियम और फ्लोरीन के आयंस में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम कहेंगे उसकी लैटिस एनर्जी। तो जब फ्लोरीन एलिमेंट के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जुड़ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, इस सॉलिड की लैटिस एनर्जी हाइयर होती है, जैसे कि कोबाल्ट F3 के केस में। और आपको पता है जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी हाइयर होगी उतना ज़्यादा आयनिक सॉलिड स्टेबल होगा, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी हाइयर उतना ज़्यादा सॉलिड स्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जुड़ने के बाद इनको स्टेबिलिटी मिलती है। और दूसरा इसका कारण है हाइयर बॉन्ड एंथैल्पी। अब आपको पता है जितना ज़्यादा सॉलिड स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो क्या कहेंगे इसमें, एक तो हाइयर लैटिस एनर्जी कह सकते हैं, या इसका दूसरे टर्म में कहेंगे कि उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो हाइयर होगी, जैसे कि VF5 में और CrF6 के केस में। तो यहाँ पर जो ये आयनिक सॉलिड बनेंगे जिसमें कोवेलेंट नेचर भी होगा, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाइयर होगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन का आपको पता है बहुत ही स्मॉल साइज होता है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। दूसरा हमारे पास जो एलिमेंट हैं, जैसे कि हमारे पास क्रोमियम हो गया, ये क्या है, ये कैटायन की फॉर्म में होते हैं। कैटायनिक मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कैटायनिक फॉर्म में होते हैं। कैटायनिक फॉर्म में होने के कारण इनका साइज भी स्मॉल हो जाता है। अब देखिए फ्लोरीन का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, क्रोमियम का साइज भी स्मॉल, क्योंकि ये कैटायनिक फॉर्म में है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज होने के कारण जो इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं उनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जैसे कि ये क्रोमियम और इससे भी छोटा फ्लोरीन। इस तरीके से यहाँ पर ये फ्लोरीन, क्रोमियम, इस तरीके से इनके बीच में जो लैटाइस बनेगा, ड्यू टू स्मॉल साइज जो लैटाइस बनेगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एंथैल्पी होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लगती है।
दूसरा इसमें कारण है कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण इसमें क्या होता है, जो फ्लोरीन है वो किसी भी एलिमेंट से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ड्रॉन कर लेता है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जिसके कारण जब फ्लोरीन किसी भी एलिमेंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो जो वो कंपाउंड बनाएगा वो क्या कैसे बनाएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनेगा। क्योंकि फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, जिसके कारण फ्लोरीन किसी भी एलिमेंट से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाता है। दूसरा आप इसमें कहेंगे जो फ्लोरीन है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड क्यों नहीं बनाता। इसका कारण देखें यहाँ पर, मान लीजिए क्रोमियम है हमारे पास, एक तरफ फ्लोरीन है। क्रोमियम क्या है, क्रोमियम है हमारे पास, इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए क्रोमियम के पास 6, ये मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बना दिए। फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन है हमारे पास। अब क्रोमियम के साथ अगर एक ही फ्लोरीन जुड़ेगा, क्रोमियम के साथ दो ही फ्लोरीन जुड़ेंगे मान लीजिए, तो ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से निकाल सकते हैं। अब फ्लोरीन क्या, 2 फ्लोरीन 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लेंगे, जिसके कारण फ्लोरीन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा। अब क्रोमियम के पास भी तो 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्रोमियम के पास भी तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन तो क्रोमियम से ले लिए, क्रोमियम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से फ्लोरीन का साइज यहाँ पर बढ़ गया, जिसके कारण क्या होता है, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और क्रोमियम के पास जो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है। क्या होने लगता है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगेगा, जिसके कारण ये कंपाउंड बनेंगे अनस्टेबल। अब अगर क्रोमियम के पास 6 फ्लोरीन जुड़ गए, क्रोमियम के साथ 6 फ्लोरीन जुड़ गए, तो यहाँ पर क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 6 फ्लोरीन 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। अब यहाँ पर फ्लोरीन का साइज तो बढ़ गया, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तो बढ़ गया, लेकिन क्रोमियम के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी नहीं होगा और ये कंपाउंड बनेगा स्टेबल। तो अगर कम फ्लोरीन जुड़े, यानी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन जुड़े, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दिखाई देता है। इसके कारण जो फ्लोरीन होता है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी भी स्टेबल नहीं होता, फ्लोरीन हमेशा जुड़ेगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑल्दो V5 इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय VF5, द अदर हैलाइड हाउएवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव ऑक्सो हैलाइड VOX3। यहाँ पर आप देखिए जो वेनेडियम है वो हमारा, इसमें जो वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ VF5 में दिखाई देती है, बाकी VCl5 VBr5 वो नहीं बना पाता, ये आपको याद रखना है। तो एक तो हमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 VF5 में दिखती है, अगर हमें वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और में देखनी है तो वो हमें दिखाई देगी VOX3 में। यानी जो ये दूसरे हैलाइड्स हैं, इसके हमारे दूसरे हैलाइड हैं, उनमें क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ये दूसरे हैलाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सो हैलाइड बना लेते हैं, VOX3 टाइप के कंपाउंड बना लेते हैं, जिसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +5 दिखती है। देखिए VOX3, इसकी -2 इसकी -3, तो वेनेडियम के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक तो हमें वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट VF5 में दिखाई देगी, दूसरा VOX3 टाइप के कंपाउंड में। ये जो हैलाइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सो हैलाइड बना लेते हैं। अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इज देयर इंस्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैंने आपको एक फ्लोराइड का एक और फीचर बताया, वो क्या, कि जो फ्लोराइड होते हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होते हैं। यानी जो फ्लोरीन है वो मेटल की लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी भी कंबाइन नहीं होगा, जैसे कि VX2 में वो कभी भी कंबाइन नहीं होगा। यहाँ पर जो X है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा, VF2 कभी भी नहीं बन सकता। कारण मैं आपको बता चुका, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। एंड द सेम अप्लाइज टू CuX, और यही अप्लाई होता है CuX पे, कॉपर के हैलाइड पे। यानी CuX टाइप में भी क्या होता है, यहाँ पर X की जगह पर फ्लोरीन नहीं जुड़ सकता। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, CuX टाइप, यहाँ पर थर्ड का मतलब क्लोरीन से आयोडीन, फ्लोरीन यहाँ पर नहीं जुड़ पाएगा कॉपर के साथ भी। ऑन द अदर हैंड
ऑल कॉपर सेकंड हैलाइड्स आर नाउन एक्सेप्ट द आयोडाइड। दूसरी तरफ अगर हमने ये बात करी प्लस के 7 ऑक्सीडेशन, प्लस कॉपर में प्लस के 1 ऑक्सीडेशन स्टेट की, अगर हम कॉपर में प्लस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, कॉपर सेकंड हैलाइड की बात करें, तो उसमें सभी बन जाते हैं सिर्फ आयोडाइड को छोड़कर। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं CuX2, X2 के ऊपर यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन से क्लोरीन तक, यानी कॉपर के साथ जो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैलाइड हैं वो फ्लोरीन भी बना सकता है, क्लोरीन भी बना सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन नहीं बना सकता। अब आयोडीन क्यों नहीं बना सकता, ये देखिए, फ्लोरीन क्यों बना रहा है, क्योंकि कॉपर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 और फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जुड़ता है। अब आयोडीन कॉपर सेकंड हैलाइड क्यों नहीं बनाता, इसका कारण देखिए, इन दिस केस कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजेज I0 टू I2। आयोडीन के साथ जुड़ने पर जो कॉपर सेकंड है वो I0 को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कॉपर सेकंड Cu2 पॉजिटिव, ये 4I नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, Cu2I2 कॉपर का हैलाइड बनाएगा, जिसमें कॉपर के ऊपर यहाँ पर प्लस के 2 क्या कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पर कॉपर के ऊपर प्लस के 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि कॉपर प्लस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडाइड नहीं बना पाता। और यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव ने क्या कर दिया, I नेगेटिव को I2 में ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो आयोडीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। However, many copper first compound are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation। लेकिन ये तो हमने पढ़ा कॉपर का फर्स्ट कंपाउंड Cu2 + I2, यहाँ पर कॉपर के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉपर फर्स्ट कंपाउंड होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और वो एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी कंपाउंड कोई एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई भी कंपाउंड ऐसे 2 कंपाउंड में टूटता है जिसमें से एक में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है, दूसरे में कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर कॉपर पॉजिटिव, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 है, तो ये जो कॉपर का कंपाउंड होगा यहाँ पर ये 2 ऐसे कंपाउंड में टूटेगा जिसमें से कॉपर एक में से कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से कम होगी, दूसरे में +1 से ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर Cu पॉजिटिव टूटा Cu2 पॉजिटिव में, Cu 0 में, इसमें जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसमें 0, तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड ऐसे 2 कंपाउंड में टूटा जिसमें से एक में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ज़्यादा हो रही है +1 से +2, दूसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, डिक्रीज हो रही है, +1 से 0 पर जा रही है। +1 से 0 पर जाना रिडक्शन और +1 से +2 में जाना ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पर क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, साइमल्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी साथ साथ होगा और रिडक्शन भी यहाँ पर साथ साथ होगा। ये कहलाती है हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। The stability of copper 2 positive rather than copper positive aqueous is due to the much more negative hydration enthalpy of copper 2 positive than copper, which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper। अब यहाँ पर जो copper 2 पॉजिटिव है वो Cu पॉजिटिव के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि Cu पॉजिटिव स्टेबल नहीं है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तभी तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, टूट रहा है। तो जो Cu2 पॉजिटिव है यानी कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल क्यों है, उसका कारण यहाँ पर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि Cu2 पॉजिटिव की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है कॉपर पॉजिटिव के मुकाबले, और जो यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी है इसको जो कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कंपनसेट कर लेती है। यहाँ पर अगर हम कॉपर, यहाँ पर मैं आपको डाटा से दिखा देता हूँ, कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी देखिए कितनी ज़्यादा नेगेटिव, हाईली नेगेटिव है, लेकिन कॉपर की पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब Cu से Cu पॉजिटिव में जाने पर कॉपर की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है और ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते, ये एक दूसरे को, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसके कारण क्या होता है, कॉपर पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। जबकि आप यहाँ पर देखिए जो कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव में जाना, जो कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई है और यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी तो उसकी हाईली नेगेटिव है ही, तो यहाँ पर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई, ये भी हाई, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं। एक दूसरे को बैलेंस करने के कारण इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इसके कारण क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव स्टेबल होता है यहाँ पर। तो ये Cu2 पॉजिटिव स्टेबल होने का इसका कारण है।